हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन की यूनिट 5th, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रबंधकीय प्रतिवेदन, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन होता क्या है। तो देखिए, यहाँ यदि हम देखें रिपोर्ट्स बनाना, और वह भी किस संबंध की रिपोर्ट बनाना, मैनेजमेंट की। तो सबसे पहली चीज, प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि किसी भी संस्था के अंदर जो भी सूचनाएं और तथ्य संकलित किए गए हैं, जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसने फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण बनाया है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया है, तो ये क्या कहेंगे हम कि उसने डेटा कलेक्ट किया है और उसका एनालिसिस किया है। तो उसकी जो है वह रिपोर्ट्स बनाए, डेटा को संकलित करे और उसे प्रबंध तक पहुंचाए, जिन्हें उस रिपोर्ट्स को देखकर निर्णय लेना हो। तो वह होता है प्रबंधकीय प्रतिवेदन। समझ में आया आप लोग को? क्या होता है कि जब संस्था के द्वारा जो भी आंकड़े और समंक संकलित किए जाते हैं और उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को उन व्यक्तियों तक, उन अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है जो कि उस संस्था के संबंध में नियोजन करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं, ताकि बिजनेस का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रबंधकीय प्रतिवेदन। और सामान्य शब्दों में हम समझें तो प्रबंधकीय प्रतिवेदन का आशय उन सभी रिपोर्ट्स और सूचनाओं और तथ्यों से है जो कि संस्था के द्वारा सही समय पर सही व्यक्ति को सही तरीके से पहुंचाई जाए, ताकि वह उचित समयावधि में प्रबंध से संबंधित, संस्था से संबंधित सही प्रकार के निर्णय ले सके और संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो। ये होता है हमारा प्रबंधकीय प्रतिवेदन। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं की या फिर इसके सिद्धांत। तो सिद्धांत की बात जहां आती है तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो है वह शुड बी, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो प्रबंधकीय प्रतिवेदन की विशेषताएं यदि आती हैं, या फिर आपको प्रबंधकीय प्रतिवेदन के सिद्धांत आते हैं, या फिर एक अच्छे प्रतिवेदन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक अच्छी या आइडियल प्रतिवेदन में होना चाहिए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स में आप ये लिखेंगे। कैसी होनी चाहिए रिपोर्ट्स? सरल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स जो भी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, जो भी उसमें जानकारी लिखी जा रही है, उसकी लैंग्वेज सरल होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति, उससे संबंधित व्यक्ति उस सूचना को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। संक्षिप्त, जो रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं जिसमें हमने संस्था की पूरी जानकारी लिखी है, वह जानकारी आवश्यक जानकारी को ही समाहित किया जाए। अनावश्यक जानकारी, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करके किसी भी जानकारी को न लिखा जाए। फिर है प्रबंधनोन्मुखी। इट मीन्स जो हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं या संस्था के द्वारा जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उसमें प्रबंध से संबंधित तथ्यात्मक समंकों की जानकारी एकत्रित की जाए। उसमें जो है, जैसे कि कितने रुपए खर्च हुए, या हमने एसेट्स कितने रुपए की खरीदी, या हमने जो है इस साल लेनदारों को इतना पेमेंट किया, इतने रुपए हमें डिस्काउंट मिला। तो यह जो है तथ्यात्मक जानकारी है और प्रबंध से संबंधित है। और इस जानकारी के आधार पर अगले साल का जब हमें बजट बनाना है या पैसों की व्यवस्था करनी है, तो हम जो है आसानी से कर सकते हैं। तो प्रबंध से संबंधित जानकारी को शामिल किया जाए, जिससे कि हम भविष्य की योजनाएं और आगे संस्था की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस संबंध में उच्च स्तर निर्णय ले सके। एकीकृत, इंटीग्रेटेड। यदि जो है रोकड़, कैश के संबंध में हम 4 जगह पर जानकारी लिख रहे हैं,
तो उन चारों जानकारी में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम जो जानकारी लिख रहे हैं वह एक जगह पर अलग डेटा बता रही हो, अलग तथ्यात्मक जानकारी निकल के आ रही हो। पहली जानकारी को देखकर लग रहा हो कि संस्था को जो है लाभ हुआ, और दूसरी जगह पर कहीं जानकारी लिखी है, उन आंकड़ों को देखकर जो है ऐसा लग रहा हो कि संस्था को बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ है। तो जो जानकारी है वह एकीकृत होकर एक जैसी होनी चाहिए। फिर है योजनाबद्ध प्रणाली। प्रतिवेदन जो है जब भी तैयार किया जाए तो उसका एक सिस्टमैटिक सिस्टम हो, व्यवस्थित स्वरूप हो उसमें, ताकि हम ईयर वाइज जब वर्ष के अनुसार तुलना करना चाहें तो वह हम आसानी से कर सके। यदि हमने एक जैसा सिस्टम फॉलो किया होगा तो हम पिछले वर्षों से अपने प्रतिवेदन की तुलना कर सकते हैं, और यदि हमने अलग अलग सिस्टम फॉलो किए तो क्या होगा कि हम जो है हमारे प्रतिवेदन की कंपैरिजन जो है वह नहीं कर पाएंगे। पूर्णता, कंप्लीटनेस, यस, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसी प्रतिवेदन के आधार पर जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, प्रबंध के जो अधिकारी होते हैं, वह निर्णय लेते हैं और आगे आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते हैं। यदि सूचना अधूरी है, बहुत सी जानकारी, यह तो लिखा हमने कि देनदारों से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, लेकिन हमने रिपोर्ट में, प्रतिवेदन में यह लिखना भूल गए कि हमने देनदारों को 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ क्या होगा कि हमने सिर्फ लिखा देनदारों से 10 लाख रुपए मिले, हम यह सूचना लिखना भूल गए कि 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ क्या हो गई, इनकम्प्लीट सूचना हो गई। अब जब उच्च स्तर के प्रबंध जब डिसीजन लेंगे इसके बारे में तो क्या हो सकता है, योजना बनाने में गड़बड़ी हो सकती है और आगे संस्था को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो है क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मितव्ययिता, प्रबंधकीय प्रतिवेदन जब बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें एक्सपर्ट लगते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लगता है, मतलब हम अलग अलग डिपार्टमेंट से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो वह जो है कम से कम खर्चे में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वह रिपोर्ट्स जो है वह कम से कम एक्सपेंडिचर में तैयार होनी चाहिए। उपयोगिता, नेचुरली हम ये जो प्रतिवेदन बनवाने का कार्य कर रहे हैं वह हम किसी न किसी उपयोगिता के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमें वह यहाँ पर काम आए। तो हमारी प्रतिवेदन की जो प्रतिवेदन है प्रबंध का, वह क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे समझे हैं कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन की विशेषता यदि आती है तो आपको वो लिखना है, यदि सिद्धांत आते हैं तो लिखना है, और यदि आपको पूछा जाता है कि एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं, आदर्श प्रतिवेदन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उन्हें बताइए, तब आपको ये आंसर लिखना है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य या लाभ, मतलब ये भी 2 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। आपको प्रबंधकीय प्रतिवेदन के उद्देश्य आ सकते हैं या लाभ आ सकते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं, हम क्यों बनाते हैं इस रिपोर्ट्स को, सूचना प्रदान करना मेन उद्देश्य हमारा यही होता है। यह हमने आशय में भी समझा कि हम प्रतिवेदन जो है क्यों बनाते हैं या कोई भी संस्था क्यों बनाती है, सूचनाएं प्रदान करना। जो हमारी संस्था में अलग अलग व्यक्ति हैं, अंशधारी भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, वह सप्लायर भी इन्वॉल्व होते हैं, सरकार भी इन्वॉल्व होती है। तो इन सभी लोगों को सूचनाएं हम किसके द्वारा देंगे, क्या हम अपनी पूरा जो रिकॉर्ड्स हैं वो दे देंगे क्या, हमारे जो भी हमने अकाउंट मेंटेन किए हैं, नहीं, हम जो है उनको विजिबल नहीं करते हैं, हम उनको रिपोर्ट्स देते हैं। हमने जो शॉर्ट में जो उन लोगों के लायक जानकारी जरूरी होती है उन जानकारी को इकट्ठा करके हम प्रतिवेदन बनाते हैं और उससे उनको सूचना मिलती है। चुनाव में सहायता करना, डेफिनेटली इसका उद्देश्य यही है कि हम प्रतिवेदन इस उद्देश्य से बनाते हैं कि भविष्य में हमें किन बातों का चुनाव करना है, हमें कौन सी पॉलिसी अपनानी है, कौन सी योजना बनानी है, इस बात का चुनाव जो है हम करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करते हैं। फिर है लाभदायक क्रियाशीलता। किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ को कमाना है और लाभ को अर्न करने के लिए वह हर प्रकार की गतिविधि करता है। तो डेफिनेटली वह अकाउंट मेंटेन करने के साथ यदि प्रतिवेदन भी तैयार कर रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ।
लाभ को कमाना, लाभ की जो क्रियाशीलता है, एक्टिवनेस जो है वह बरकरार रहे, लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। फिर वित्तीय संबंधी सूचना, डेफिनेटली रिपोर्ट्स में हर तरह की जानकारी को एकत्रित किया जाता है और अलग अलग उद्देश्य से तैयार की जाती है। तो वित्तीय संबंधी सूचना, जैसे मैंने देनदार वाला एग्जांपल आपको बताया, या लेनदारों से इतने रुपए, लेनदारों को इतने रुपए भुगतान किए, हमने पिछले सालों में इतनी संपत्तियां खरीदी हैं, इतना उधार माल खरीदा, इस तरह की जानकारी हम लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, वित्तीय संबंधी सूचना आसानी से मिल जाती है। परिवर्तनों पर विजय पाने में सहायक, रिपोर्ट्स यदि हम बनाते हैं, प्रतिवेदन हम तैयार करते हैं, तो उन प्रतिवेदन से यदि कुछ चेंजेस हो रहे हैं इन फ्यूचर, भविष्य जो है अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, तो यदि हमारे पास रिपोर्ट्स तैयार हैं तो उसकी मदद से भविष्य में यदि किसी चीज में चेंज आता है तो हम उस चेंज को आसानी से समझकर अपनी संस्था में उत्पादन और विक्रय का कार्य कंटिन्यूशन में रख सकते हैं। तो परिवर्तन को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। नियंत्रण के लिए सूचना, डेफिनेटली प्रतिवेदन में हर तरह की जो है आवश्यक जानकारी लिखी जाती है और वह जो है नियंत्रण का कार्य भी करती है, क्योंकि यदि हम लिख रहे हैं कि देनदारों से 10 लाख रुपए मिले हैं जबकि हमारे देनदार 20 लाख रुपए के थे, तो वो 10 लाख रुपए क्यों नहीं वसूल हुए, कौन व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह की चीजें जो है वह नियंत्रण के लिए भी काम आ सकती है। और समन्वय में सहायक, डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि जो कार्य किए जाते हैं वह कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं, योजनाएं जो बनाई जाती है वो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन जो है कैसे होगा, तो वो जब जो है कर्मचारियों ने जो काम किया है, संस्था ने जो एक्टिविटी की है, उसकी पूरी सूचना, जो निर्णय ले रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, मीटिंग्स करके उन तक पहुंचाना, तो वो कार्य कौन करता है, प्रतिवेदन का कार्य। ठीक है, तो ये है हमारा प्रबंधकीय प्रतिवेदन के उद्देश्य या लाभ। कुछ भी आता है, आप दोनों के आंसर एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया प्रतिवेदन क्या होता है और प्रबंधकीय प्रतिवेदन क्या होता है। यदि हम प्रतिवेदन का कहें तो प्रतिवेदन होता है सूचनाओं का, समंकों का तथ्यात्मक संकलन, रिपोर्ट्स, और यदि हम उसको मैनेजमेंट से जोड़ लें तो वहां पर आप उसको आगे बढ़ाएंगे कि संस्था के द्वारा तैयार किए गए तथ्यात्मक समंक और सूचनाएं जो कि उस व्यक्ति को दिए जाएं जो कि मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है, अर्थात उच्च स्तर के अधिकारियों जो योजना बनाने का काम करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, उन तक पहुंचाना, ताकि संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो क्लियर ये चीज स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं, या जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो है, हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या उसमें जो जानकारी लिखते हैं या उसका उपयोग करते हैं, उसके आधार पर यह 4 आधार बताए गए हैं रिपोर्ट्स के। तो रिपोर्ट में निहित सूचना तथ्य के आधार पर, मतलब हम जब रिपोर्ट्स जो तैयार कर रहे हैं, जो प्रतिवेदन हम तैयार कर रहे हैं, उसमें जो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, उसमें कौन कौन सी सूचनाएं हमने लिखी हैं, उसके आधार पर 2 प्रकार हैं, संचालन रिपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट। बनाने की विधि, जब हम वो रिपोर्ट्स बनाते हैं किस विधि से बना रहे हैं, प्रवृत्ति रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट। कार्यक्षेत्र के आधार पर, वर्क एरिया के आधार पर जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट और संयुक्त कार्य रिपोर्ट। और प्रयोगकर्ता के आधार पर, जो यूज करने वाला है उस रिपोर्ट को, उसके आधार पर जब हम बनाते हैं तो आंतरिक रिपोर्ट और बाह्य रिपोर्ट। तो यदि आपको प्रकार लिखने को आते हैं तो आप इस प्रकार से प्रकार लिखेंगे। अब हम इसको डिटेल में समझ लें। देखिए क्या लिखा है, रिपोर्ट में निहित सूचना तथ्य, मेन फोकस इस पे है, इसी के आधार पर यह 2 प्रकार बनाए गए हैं। हमेशा हमें लॉजिकल चीजें याद रखनी चाहिए। तो सूचना तथ्य, तो संचालन रिपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट। तो संचालन रिपोर्ट में जब हम संस्था को चलाने से संबंधित
अलग अलग विभागों की सूचनाओं को एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए कितना माल खरीदा, कितनी मजदूरी दी, कितना हमने मरम्मत पर खर्च किया, कितना मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगा, हमने आपूर्तिकर्ताओं को कितना भुगतान किया। इस प्रकार की जो दैनिक संचालन से संबंधित गतिविधियां हैं, उन तथ्यात्मक समंकों को जब हम रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं तो वह कहलाती है संचालन रिपोर्ट। ठीक, क्लियर? व्यवसाय की दैनिक क्रियाओं के संचालन से संबंधित जितने भी संचालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, चाहे वह क्रय का हो, चाहे वह विक्रय का कार्य हो, उत्पादन का कार्य हो, सैलरी वेतन भुगतान का कार्य हो, खर्चों को भुगतान करने का कार्य हो, बट्टा देने का कार्य हो, बीमा करवाने का कार्य हो या पैकेजिंग का कार्य हो, इस प्रकार की सारी एक्टिविटी को समाहित करते हुए जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसे संचालन रिपोर्ट कहते हैं। और वित्तीय रिपोर्ट की बात करें हम, तो वित्तीय रिपोर्ट इट मीन्स हम इसमें जो है एक संस्था की वित्तीय गतिविधियां जो पैसों से संबंधित है उन गतिविधियों को शामिल करते हुए, तो यहाँ पर वित्तीय गतिविधियों की जब बात आएगी तो इसमें हम आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों को शामिल करेंगे। इट मीन्स यदि जो है हमने मजदूरी चुकाई है तो वह भी लिखेंगे, और यदि हमने कोई मशीन की रिपेयरिंग करी है, कोई बड़ी मात्रा में मरम्मत करी है तो उसको भी लिखेंगे हम। मतलब जो व्यवसाय के दैनिक कार्य हैं उनको तो लिखेंगे ही, साथ में यदि हमने कहीं से ऋण लिया है, कहीं नुकसान हो गया है, आग लग गई है, उसके कारण हानि हुई है व्यवसाय को, तो इस रिपोर्ट में हम वित्तीय कार्यों से संबंधित समस्त सूचनाओं को संकलन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वित्तीय रिपोर्ट। फिर हम बात करेंगे बनाने की विधि के आधार पर। तो यदि आप प्रवृत्ति रिपोर्ट बना रहे हैं, ट्रेंड, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो प्रवृत्ति रिपोर्ट में जनरली दो या दो से अधिक वर्षों की अवधियों की तुलना कर जब रिपोर्ट बनाई जाती है। यदि हम ट्रेंड को ऐसा समझें कि यहाँ मैंने 2021 और 2021 का जो है ट्रेंड मैंने कुछ इस प्रकार से दिखाया, एक कलर से दिखाया, और 2022 का जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति जो है मैंने कुछ इस प्रकार से दिखाई। तो जब हम किसी रिपोर्ट में 2 या 2 से अधिक वर्षों की समयावधि की जानकारी को इकट्ठा करते हैं ताकि उस वर्षों की तुलना की जा सके और यह बताया जा सके कि पिछले वर्षों की तुलना में हमारी कितनी जो है प्रोग्रेस हुई है, तो उसे कहा जाता है प्रवृत्ति रिपोर्ट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्षों की। और एनालिटिकल रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसके अंतर्गत हम एक ही वर्ष की, एनालिटिकल मतलब वर्ष एक ही है, हम 2022 की ही रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी एनालिटिकल, इट मीन्स हम इसमें पूरा जितने भी एक्टिविटी की जाती है उन सब का अलग अलग जो है विश्लेषण करें। हर एक्टिविटी को जो है हम विस्तृत रूप से समझाएं एक ही वर्ष की, तो उसे कहते हैं हम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ठीक है, एनालिटिकल। फिर कार्य क्षेत्र के आधार पर व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट और संयुक्त कार्य रिपोर्ट, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट मीन्स कि मान लीजिए मेरा जो गुड्स है वो मैंने विक्रय करने के लिए 4 लोगों को दिया हुआ है, 4 एरिया डिसाइड किए हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ऐसा क्षेत्र मैंने ऐसे डिसाइड किए हुए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस टाइप से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और यहाँ 4 लोगों को मान लीजिए वो दिया हुआ है, मैनेजर बनाया हुआ है, अ, ब, स और द। तो व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट मीन्स क्या हो जाएगा कि जब मैं इन चारों से अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार कर रहा हूं, कार्य तो कौन सा हो रहा है, एक मेरा सेलिंग का, विक्रय का कार्य हो रहा है, लेकिन मैं इन चारों से जब अलग अलग रिपोर्ट्स बुलवाऊं
और उसके अलग अलग प्रतिवेदन तैयार करवाऊं तो ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट। ये इसकी व्यक्तिगत हो गई, ठीक है, ये इसकी व्यक्तिगत हो गई, ये इसकी व्यक्तिगत हो गई, तो ये कहलाती है व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी संयुक्त कार्य रिपोर्ट, जब जो है मैं इन चारों की इस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट न तैयार करके इन चारों से आंकड़े इकट्ठे कर लूं, डेटा कलेक्ट कर लूं और उन सबको मिलाकर एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करूं, संयुक्त रिपोर्ट तैयार करूं, तो उसे मैं क्या कहूंगी, संयुक्त कार्य रिपोर्ट, ठीक है। तो जब किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट होती है, और जब किसी एक कार्य को ध्यान में रखते हुए उस संपूर्ण कार्य की एक कंबाइंड संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह संयुक्त कार्य रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब प्रयोगकर्ता के आधार पर, यूज करने वाले व्यक्ति के आधार पर, आंतरिक रिपोर्ट और बाह्य रिपोर्ट। आंतरिक, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, उनके लिए जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह आंतरिक रिपोर्ट होती है। और बाह्य रिपोर्ट, एक्सटर्नल पर्सन, जो संस्था से बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए सरकार, दूसरा अंशधारी, तीसरा लोन देने वाली बैंक, ये सब क्या है, चौथा आपूर्तिकर्ता जिनसे हम माल खरीद के लाते हैं, यह सब संस्था के अंदर कार्य नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन इनका ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है तो इन्हें भी जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो आंतरिक रिपोर्ट जो है, इंटरनल रिपोर्ट्स, तो जब जो है संस्था के आंतरिक व्यक्तियों के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें कौन कौन आ जाएगा, कर्मचारी, ठीक है ना, उच्च स्तर मतलब जो डिसीजन लेने का काम करते हैं, संचालक, प्रबंध संचालक, उच्च स्तर, ठीक है, सुपरवाइजर, ये सब संस्था के अंदर होते हैं। तो जब इनके लिए रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, फिर चाहे वह क्रय के संबंध में हो, विक्रय के संबंध में हो, रोकड़ के संबंध में हो, तो उसे हम कहेंगे आंतरिक रिपोर्ट। इसके 3 प्रकार होते हैं। अवधि, जब जो है संस्था के कर्मचारियों के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वह अवधि आंतरिक रिपोर्ट होती है। विशिष्ट, जब जो है संस्था के किसी व्यक्ति के लिए किसी विशेष समस्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे मान लीजिए कि घोटाला हो गया, गबन हो गया या संस्था में चोरी हो गई, तो उस पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम कोई रिपोर्ट्स तैयार करवाएंगे तो वह कौन सी कहलाएगी, विशिष्ट रिपोर्ट। और स्तरीय, संस्था में बहुत सारे स्तर होते हैं। एक होता है संचालक मंडल, जिसका काम होता है मीटिंग्स करना और प्लानिंग करना। फिर उसके नीचे आता है मैनेजर्स, जो कि उच्च स्तर से जो उनको आदेश मिले हैं उन सब आदेशों का पालन अपने निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे करवाना। फिर तीसरा होता है एक्चुअल में काम करने वाले एम्प्लॉय। तो इस स्तरीय जो है रिपोर्ट्स जब तैयार की जाती है, और डेफिनेटली जब उच्च स्तर के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि उनको जो है भविष्य के लिए योजनाएं बनानी है। जब मैनेजर के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसको अपने कर्मचारियों से काम कराना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक निश्चित समय अवधि में कार्य को पूरा कराना और कितना कार्य पूरा कराना है। और निम्न कर्मचारियों के लिए जब रिपोर्ट्स तैयार होंगी तो उनको क्या है, अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा, टारगेट दिए जाएंगे। तो इसीलिए जो है किस स्तर के लिए रिपोर्ट्स तैयार की जा रही है वो स्तर अलग अलग होते हैं। बाह्य रिपोर्ट, संस्था के बाहर के व्यक्तियों के लिए जब रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, जैसे हम बात करें लोन देने वाले लोगों के लिए, बैंक से लोन लिया है या हमने किसी थर्ड कंपनी से लोन लिया है, तो इन व्यक्तियों के लिए जब रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी तो उसे कौन सी रिपोर्ट्स कहा जाएगा, बाह्य रिपोर्ट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रतिवेदन मैनेजमेंट के अंतर्गत रिपोर्ट्स कितने प्रकार से बनाई जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको केवल यह 2 रिपोर्ट्स एक्सप्लेन करने को आए, या हो सकता है कि आपको टाइप्स कितने होते हैं वहां आए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे
उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? तो इसको हम ऐसे समझें कि संस्था में जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को, वह कार्य उसकी योग्यता के अनुसार होने चाहिए। इट मीन्स कार्य के अनुसार व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्ति जो है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। तभी संस्था का जो उद्देश्य है वह कम से कम लागत पर अच्छे से जल्दी और मितव्ययिता से इकोनॉमिकली रिसीव हो सकता है। तो क्या हमने देखा कि व्यक्ति के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार व्यक्ति, व्यक्ति के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार व्यक्ति। तो इस स्थिति में हमारा जो संस्था का जो कार्य है वह बेहतर तरीके से होता है, लेकिन हम यह सभी जानते हैं कि व्यवहारिकता में यह चीज संभव नहीं हो पाती है। संगठन चार्ट के अनुसार यदि उच्च प्रबंधक है, अपने नीचे इन 3 व्यक्तियों को बिठा रहा है, फिर ये अपने नीचे जो है 3 व्यक्तियों को बिठा रहे हैं और इनसे काम करवा रहे हैं। मान लीजिए इसके अंडर में भी 2 व्यक्ति हैं, तो उच्च अधिकारी के द्वारा जो कार्य इनको दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। तो इस स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहली चीज, उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण करने की एक टेक्निक है, कंट्रोल करने की टेक्निक है, जिसके द्वारा जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाता है उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। उसे पहले यह बताया जाता है कि आपको यह काम इतने समय में करना है और उसके बाद उसकी एक्चुअल जो काम किया है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। आफ्टर देन जो उसके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या हमने जो टारगेट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया है, तो फिर हम यहाँ उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या हुआ कि जब किसी संस्था में संगठन चार्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है और उसकी जो कार्य और लक्ष्य उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं और कार्य को जो है उत्तरदायित्व केंद्रों में बांट दिया जाता है। जो भी कार्य होते हैं संस्था के, उनको अलग अलग सेंटर बना दिए जाते हैं और यह सेंटर किस नाम से आते हैं? उत्तरदायित्व सेंटर, ताकि जो भी टारगेट उनको दिए जा रहे हैं, जो भी लक्ष्य उन्हें दिए जा रहे हैं, उसका मूल्यांकन हम कर सके। और उस सेंटर का जो मैनेजर है, हर सेंटर का एक प्रबंधक रखा जाता है, मैनेजर रखा जाता है, जो उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए कार्य करेगा। इस प्रबंधक को सारे कार्य बता दिए जाते हैं, बजट के बारे में बता दिया जाता है, खर्चों के बारे में बता दिया जाता है और समयावधि के बारे में बता दिया जाता है। आफ्टर देन जब इनका कार्य कंप्लीट हो जाता है तो वास्तविक कार्य की गणना की जाती है और फिर उसके बाद हमने जो उन्हें लक्ष्य दिया था और वास्तव में जो कार्य किया गया उसकी तुलना की जाती है। और तुलना करने के बाद यदि कहीं कुछ गड़बड़ होती है, गड़बड़ इन द सेंस खर्च ज्यादा हो गया, हमने उन्हें जो बजट बताया था उससे ज्यादा खर्च हो गया, तो फिर उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है। तो ये ओवरऑल मिलाकर होता है उत्तरदायित्व लेखांकन। अब हम जब पारिभाषिक शब्दों में इसको लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कार्य को उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित कर उन्हें उनके लक्ष्य को बताकर वास्तविक कार्यों से तुलना कर उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। आया समझ में आपको अब कि ये क्या पूरी प्रोसेस होती है? फिर से हम एक बार सुन लें कि उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत संस्था के जो कार्य हैं उसके आधार पर उत्तरदायित्व केंद्र जो है वह निर्धारित किए जाते हैं। उन उत्तरदायित्व केंद्रों का एक प्रमुख निर्धारित किया जाता है
और उस प्रमुख को सभी लक्ष्य और बजट के बारे में सूचना दे दी जाती है और उसके पश्चात वास्तविक कार्यों से उसकी तुलना करके यदि किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उस संबंध में उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है और सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं ताकि संस्था अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके और सभी जो कर्मचारी हैं उन पर आसानी से नियंत्रण हो सके। क्लियर ये चीज? तो ये है उत्तरदायित्व लेखांकन। अब हम बात करेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताएं, या फिर आपको आता है उत्तरदायित्व लेखांकन में निहित कदम। मतलब यदि आपको आता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताएं बताइए, या फिर आपको आता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन जब हम करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी स्टेप्स कौन कौन सी लेनी होती है, तो दोनों का आंसर सेम है। विशेषता में पहला है संगठन चार्ट के आधार पर कार्यक्षेत्र का निर्धारण। देखिए हर संस्था का अपना संगठन का चार्ट होता है। मतलब यदि हम सबसे ऊपर माने तो सबसे ऊपर कौन होता है? प्रबंध संचालक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर उसके अंडर में जो है वह अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखता है और उसके अंडर में जो है फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं और इन मैनेजर्स के अंडर में एम्प्लॉयज होते हैं। इस तरीके से सबसे पहली स्टेप होती है कि संगठन चार्ट के आधार पर, मतलब कौन जो है उच्च अधिकारी है, कौन जो है मिडिल का है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, उसके आधार पर पहले कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। फिर है उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजन। मैंने आपको बताया मीनिंग में कि जो भी संस्था में कार्य होते हैं उसमें कितने केंद्र बनाना है, कितने उत्तरदायित्व सेंटर बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रकार के सेंटर होते हैं: व्यय केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। व्यय केंद्र जो रहता है उसमें उन डिपार्टमेंट्स को रखा जाता है जहां पर कोई मौद्रिक परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मौद्रिक जैसे कि लेखांकन विभाग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, वहां पे कोई मनी खर्च होती है क्या? कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन वह कार्य तो करते हैं संस्था में। और आप समझ सकते हैं लेखांकन विभाग मतलब जहां पर सारे फाइनल अकाउंट्स जो हैं संस्था का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, तो गड़बड़ी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो जहां पर ऐसा केंद्र जहां पर मौद्रिक कोई खर्च नहीं होता है लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर देनी है, तो ऐसे केंद्र को बोला जाता है व्यय केंद्र। ठीक है, तो इसमें भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाया जा सकता है। फिर लाभ केंद्र, जहां पर मौद्रिक रूप से खर्च होते हैं, मौद्रिक रूप से इनकम होती है, उस कार्य को लाभ केंद्र बोला जाता है। जहां पर लाभ जो है किस तरीके से निकाला जाता है, जितने भी आय कमाई गई है उसमें से जितने भी खर्च किए गए हैं उनको घटाने के बाद जो है शेष जो बचता है वह लाभ केंद्र के आधार पर उसका लेखांकन या बोलना चाहिए परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। विनियोग केंद्र, कुछ केंद्र ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें लाभ के साथ साथ उस पर्टिकुलर कार्य में विनियोग कितना किया गया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है और ज्यादा इनकम कमाने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है, उस पर भी जब फोकस किया जाता है, उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कौन सा केंद्र? विनियोग केंद्र। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कि सेकेंड स्टेप है कि हम जो है हमने कार्य का विभाजन कर दिया, उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिसाइड करना। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरदायित्व केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: व्यय केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। ठीक है, और इसमें तो लिखना ही है। फिर है लक्ष्यों का निर्धारण। अब हमने हमारी संस्था में मान लीजिए 3 सेंटर बना दिए, ABC, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमने बना दिए, 3 सेंटर बना दिए हैं उत्तरदायित्व केंद्र। उसके बाद लक्ष्यों का निर्धारण। इन तीनों सेंटर को आपको टारगेट्स बताने होंगे, बजट्स देने होंगे कि आपको इतने पैसों में ये कार्य करना है, उनको कार्य बताना होगा और साथ ही कितनी समय अवधि में यह कार्य कंप्लीट करना है, यह सब चीजें उन्हें डिस्क्लोज करनी होगी लिखित में।
तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया। फिर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ए को जो टारगेट्स दिए गए थे, जो पैसा दिया गया था, उसके आधार पर उन्होंने एक्चुअल कितना वर्क किया, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी, क्या वह कार्य को समयावधि में पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, और बजट जो दिया गया था उस बजट में ही काम हुआ कि और पैसे लगे, उन सब बातों के आधार पर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर लक्ष्य से कमी की सूचना, देखिए हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो यदि जो है जो टारगेट्स दिए गए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें कुछ कमी है, मतलब यदि हम बात करें पैसों की, मान लीजिए इस सेंटर को 10 लाख रुपए दिए गए थे और उन्होंने अपना कार्य जो है वो 12 लाख रुपए में कंप्लीट किया, तो यहाँ प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी कि जब टारगेट्स दिए गए थे, बजट दिया गया था कि 10 लाख रुपए में आपको यह काम करना है, और संस्था जब टारगेट देती है तो बहुत कुछ सोच समझ कर देती है, और कार्य यदि 12 लाख रुपए में हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को जो है हायर अथॉरिटी सुनेगी कि क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने आपको 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए दिए तो आपने 12 लाख रुपए खर्च किए। तो इस प्रकार से जो भी लक्ष्य है उसमें कमी हुई है। यदि टाइम पीरियड आपको बोला गया था कि 6 महीने में कार्य पूरा करना है और आपने जो है वह कार्य 8 महीने में पूरा करके दिया है, तो डेफिनेटली 2 महीने जो है कंपनी का कार्य डिले हुआ है। तो वह डिले क्यों हुआ है, क्या सामग्री नहीं मिली थी आपको, मशीनें खराब हुई थी, जो भी रीजंस हैं उन सब के संबंध में उच्च अधिकारी जो है पूछताछ करेंगे और उसके बाद सुधारात्मक उपाय। यदि जो है कमियां इस टाइप की पाई जाती हैं कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर की या उस प्रबंधक की नहीं है, तो जो है उससे पूरी बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज आए हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे उत्तरदायित्व लेखांकन की यदि विशेषताएं आती हैं, या फिर आपको उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया या उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन से क्या बेनिफिट होते हैं, हम किसी संस्था में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उससे क्या फायदे होते हैं। तो पहली चीज, जैसे हम सिंपल से एग्जांपल में देखें कि यदि जो है हमने घर में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी देने का अर्थ होता है हमने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप बाजार से यह काम करके ला देना, तो ये कार्य हमने उसको स्पष्ट रूप से कहा। और यदि हम 1 घंटे बाद उससे पूछते हैं कि मैंने तुमको कहा था और तुमने यह सामान क्यों नहीं लेकर आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि हमने उसको वह कार्य करने को कहा था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो उसने जब वह कार्य नहीं किया तो हम यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और हम उससे ऐसे ही, हमने उसको कुछ काम नहीं बोला और हम उससे ऐसे ही पूछ रहे हैं कि क्यों तुमने बाजार से वह सामान ला दिया, तो वह क्या बोलेगा कि मुझे आपने बोला था क्या। तो ये अंतर, क्या अंतर हुआ यहाँ पर कि पहली कंडीशन में हमने उस व्यक्ति को उत्तरदायित्व ठहराया था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो फिर हमारा अधिकार बनता था कि हम उससे उस कार्य को किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया हम पूछ सकते हैं। और दूसरी स्थिति में हम उसको रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं क्या, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने वहां पर उसको कार्य करने के बारे में नहीं बोला था। तो स्टूडेंट्स पहला बेनिफिट होता है इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण। यदि जो है उत्तरदायित्व केंद्र बनाकर जब हम उनको उनके लिखित में टारगेट्स दे देते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके बता देते हैं और बजट भी बता देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वह केंद्र, वह व्यक्ति जो है उस कार्य को करने के प्रति उत्तरदायी हो जाता है और वह कार्य उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो संस्था यहाँ पर निश्चित हो जाती है कि अब वह कार्य जो है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कल को यदि उस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी हुई या कार्य में जो है खर्च ज्यादा हुआ, तो हम उस व्यक्ति को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है यह होता है। फिर निष्पादन में सुधार, चूंकि
हर व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इस कार्य के लिए बोला गया है, और यदि यह कार्य मैंने नहीं किया तो मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन ली जा सकती है। तो इस स्थिति में वह क्या करेगा, अपने कार्य को निश्चित समय अवधि में पूरा करने का प्रयास जरूर करेगा, तो उससे उसका व्यक्तिगत परफॉर्मेंस जो है वह सुधरेगा। लागत नियोजन में सहायक, यहाँ पर कार्य के लक्ष्य निर्धारित करके बजट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पैसे दे दिए गए कि आपको यह कार्य इतने में करना है, तो जो कॉस्ट है, जो लागत है, उस पर भी क्या होता है, वह प्लान हो जाता है हमारा, पूरी संस्था का ही जो है नियोजन हो जाता है, और जो बजट है हमारा वह भी कम से कम होता है। फिर भार अर्पण एवं नियंत्रण, हमने इसमें देखा था पहला कि संगठन के चार्ट के अनुसार जो है वह डेलीगेशन किया जाता है, अधिकारों को सौंपा जाता है। तो संगठन के चार्ट के अनुसार जब इस विधि के अंतर्गत, उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत हम कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं, तो क्या होगा कि उच्च अधिकारियों के जो है कार्य में कमी आती है, और जिस व्यक्ति को वह कार्य दिया गया है वह अपनी जिम्मेदारी से उस कार्य को पूरा करता है, और डेफिनेटली उत्तरदायित्व लेखांकन जो है वह नियंत्रण करने की ही टेक्निक है। निर्णय में सहायक, नेचुरली जब जो है हम व्यवस्थित तरीके से योजना बना रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और उस आधार पर हम भारार्पण कर रहे हैं, तो जो निर्णय हम लेंगे, डिसीजंस जो लेंगे, उसमें भी हमें मदद मिलेगी। लागत नियंत्रण, नेचुरली हम जो है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, उत्तरदायी केंद्र को जो है निर्धारित अमाउंट दी जा रही है खर्च करने के लिए, तो वह कार्य उसको उस निर्धारित राशि में ही करना है, और चूंकि उन केंद्रों को यह राशि पहले से ही बता दी जाती है, तो ज्यादा खर्च करने का या अनावश्यक खर्च करने का उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो है कोई सुविधा नहीं होती है, फैसिलिटी नहीं होती है, तो वह अपने कार्य को कम से कम खर्च में करने की कोशिश जरूर करते हैं। और मूल्यांकन का आधार, डेफिनेटली हमने अभी प्रक्रिया पढ़ी जिसमें हमने देखा कि इसके अंतर्गत जो है हम पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उत्तरदायी केंद्र बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम वास्तविक जो कार्य है उसकी परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन करते हैं। तो मूल्यांकन करने का आधार, उसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इन्होंने अपना कार्य सही समय पर और सही बजट में कंप्लीट कर दिया। तो जिस प्रकार से उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ हमें प्राप्त होते हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस भी, कमियां तो हम बोल सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन इसको उपयोग करते समय हमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंतर्गत, लागतों के वर्गीकरण की समस्या। हमने देखा कि इसके उत्तरदायी केंद्र जो लेखांकन की विधि है उसके अंतर्गत हम सेंटर बनाते हैं, और सेंटर बनाकर हम लागत का विभाजन करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के पहलू से हम देखें तो यह कौन सा कारखाना उपरिव्यय है, कौन सा मिस्टर ए ने खर्च किया है, क्योंकि पूरी संस्था जो है वह एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। यदि क्रय विभाग आपने एक सेंटर बनाया है तो क्रय विभाग का कनेक्शन उत्पादन विभाग से भी रहेगा, तो कौन से खर्चे जो है किस डिपार्टमेंट के हैं उसके विभाजन की जो है समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो इस कंडीशन में उत्तरदायित्व जो है वह किस व्यक्ति के ऊपर, किस सेंटर के ऊपर दे, वह थोड़ी समस्या हमारे सामने आती है। प्रतिवेदन में देरी, जो हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, चूंकि यहाँ पर एक कार्य और बढ़ गया है कि हम जो है पहले कार्य को जो है सेंटर बनाकर कर रहे हैं, उनको बजट्स दे रहे हैं, और फिर हम एक्चुअल से कंपैरिजन कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो हमारी जो प्रोसेस है वह थोड़ी सी लेंथी हो गई है। तो जो प्रतिवेदन तैयार होता है वह क्या हो जाता है, डिले हो सकता है। और अंतर विभागीय ठहराव, किसी भी संस्था में यह प्रॉब्लम आ सकती है कि जब हम सेम लेवल पे 4 सेंटर बना रहे हैं तो आपस में जो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी और या टकराव होंगे चीजों को लेकर, किसी टारगेट्स को लेकर, क्योंकि हर सेंटर को अपना टारगेट्स कंप्लीट करना है एक निश्चित समय अवधि में, तो डेफिनेटली हर कोई अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर कार्य करेगा, तो ओवरऑल संस्था में क्या हो सकता है, अंतर विभागीय ठहराव हो सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस और सीमाएं ऐसी हैं जिन पर हम निर्धारित
एक फोकस करके हम इन सीमाओं को दूर कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ और सीमाएं। यहाँ हमारी फिनिश होती है प्रबंधकीय निर्णयों हेतु लेखांकन की यूनिट 5।